स्वागत आप सभी का कुचाउन क्लासेस बांसवाड़ा में। दोस्तों आज फिर हम राजस्थान के इतिहास की वो कड़ी लेकर आए हैं जो इतिहास में सुप्रसिद्ध है, या फिर अपन यूं कहें उन योद्धाओं की बात करेंगे जिनसे शत्रु भी कांपते थे। मित्रों, आप सभी ये देख चुके हैं कि हमने काफ़ी दिनों से क्लास नहीं बनाई है, क्योंकि किसी कारण बस ऐसा करना पड़ा हमें, या फिर अपन यूँ कहें कि किसी भी दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब लगातार क्लास चलती रहेगी राजस्थान के इतिहास की, क्योंकि पटवारी का और राजस्थान की अन्य परीक्षाएं जैसे राजस्थान जेईई है, ऐसी परीक्षाएं सामने आने वाली। तो उन सभी को देखते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। हम आज उस योद्धा की बात करेंगे जिसका नाम, जिसकी चर्चा, पहली बात तो यूँ कहें उसका नाम ही काफ़ी, राणा हमीर सिंह सिसोदिया। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में, आज हम पढ़ने वाले हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया के बारे में। इसका काल बताया जाता है, यानी कि समय बताया जाता है 1326 से लेकर और 1364 तक। ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं राणा हमीर से थोड़ी सी पहले की। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि 1303 में मेवाड़ पर महारानी पद्मिनी या पद्मावती के, महारानी पद्मावती के सोहर यानी कि उनके पति यानी कि महाराज रावल रतन सिंह का राज हुआ करता था। लेकिन दिल्ली की ओर से एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और मेवाड़ को तहस नहस कर दिया। उसके पश्चात जैसा कि हमने देखा कि एक के पुत्र हिजर खान को मेवाड़ का शासक बनाया गया और एक चला गया दिल्ली में जाने के पश्चात 1316 में जैसे ही एक की यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, उसके बाद खिजर खान ने जो मेवाड़ है ये मूछाला मालदेव को हैंड ओवर कर दिया और खुद चला गया दिल्ली। तो ऐसा बताया जाता है कि मूछाला मालदेव जालोर के चौहान राजा कानड़देव चौहान का भाई हुआ करता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के एक आक्रमण में मारा गया। कौन? जालोर का चौहान राजा कानड़देव। ठीक है। और मूछाला मालदेव वहां से भाग निकला, या यूं कहें कि कानड़देव ने उसे अपनी एक यूं कहें पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए मालदेव को वहां से भगा दी। बात करते हैं उससे आगे की। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार तो बताया जाता है कि मालदेव के पुत्र जैसा चौहान को राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने 1326 में डिबेट किया, यानी कि जब मेवाड़ पर मालदेव के पुत्र जैसा चौहान का अधिकार था 1326 के आसपास, तो राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने 1326 में जैसा चौहान को मार गिराया और मेवाड़ पर फिर से हमीर सिंह सिसोदिया ने सिसोदियाओं की, या फिर अपनी यूं कहे राणाओं की शाखा स्थापित करी, जो कि आज तक बरकरार है।
बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बड़वीर चौहान को मारा गया किसके द्वारा? राणा हमीर के द्वारा। दोनों तथ्य हमने आपके सामने रख दिए, ठीक है। बात करते हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया की। अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करते हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया की। तो ऐसा बताया जाता है कि राणा हमीर सिंह सिसोदिया पुत्र हुआ करता था हरि सिंह का, ठीक है, और पोता हुआ करता था लक्ष्मण सिसोदिया का। वही लक्ष्मण सिसोदिया जो सिसोदा गांव में रहा करता था, या फिर अपन यूं कहें मेवाड़ वालों का एक अति महत्वपूर्ण जागीरदार हुआ करता था। कौन? सिसोदिया। सिसोदिया, वही सिसोदिया जो अलग होकर कई सालों पहले या कई पीढ़ियों पहले अलग होकर सिसोदा गांव में जाकर और सिसोदिया शाखा का आरंभ करता है। वही लक्ष्मण सिसोदिया अपने 7 पुत्रों के साथ मेवाड़ के 1303 के युद्ध में मारा गया एक एक के हाथों। जबकि राणा हमीर सिंह सिसोदिया उस वक्त, ऐसा बताया जाता है कि राणा हमीर सिंह सिसोदिया उस वक्त बाल्यकाल में हुआ करते थे, जिस कारण से वो बच गए और बाद में जाकर इन्हें पता चला कि हमारे मेवाड़ पर पहले मुगलों ने या फिर अपन यूं कहें तुर्कों ने आक्रमण किया और बाद में इन चौहानों ने आक्रमण करके रखा, तो उसे आज़ाद करवाया और फिर से मेवाड़ में राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने राणाओं की शाखा स्थापित करी। चलते हैं इसके आगे और बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य और राणा हमीर के मध्य लड़ा गया, जिसका नाम था सिंघोली का युद्ध। सिंघोली का युद्ध। जीतने वाले का नाम ऊपर और हारने वाले का नाम नीचे, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इस वक्त इसके समकालीन दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। राणा हमीर विजय हुआ, खल्लास। ये बात हो गई राणा हमीर सिंह सिसोदिया के उस युद्ध की, ठीक है। बात करते हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने युद्ध के उपरांत मेवाड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरबड़ी माता बोले तो अन्नपूर्णा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी जो उपाधियां हैं, राणा हमीर सिंह सिसोदिया की उपाधियां हैं, क्योंकि यह अपने आप में एक धुरंधर शासक था जिसने हारे हुए अपने राज्य को वापस से अपने अधीन कर लिया, ठीक है। बात करते हैं इसकी उपाधियों की, तो कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने राणा हमीर को प्रबल हिंदू शासक, यानी कि अपने समय का या इस समय का प्रबल हिंदू शासक, प्रबल हिंदू और राजा कहा है, प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टोड ने। बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की, तो कीर्ति स्तंभ में राणा हमीर सिंह सिसोदिया को विषम घाटी
पंचानन का, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का क्या मतलब हुआ? विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान या सिंह के समान मनुष्य या प्राणी, उसे कहते हैं विषम घाटी पंचानन। बात करते हैं उसके बाद एक रसिक प्रिया की टीका, रसिक प्रिया टीका जो कि राणा कुंभा ने लिखी थी। उसमें इसे वीर राजा की उपाधि दी है, वीर राजा की उपाधि दी है। ठीक है भाई साहब, ये इतना काम हो गया राणा हमीर सिंह सिसोदिया को। तो इन सभी के चलते, इन सभी का मूल्यांकन अगर अपन देखें तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक। जबकि मूलतः जो मेवाड़ का उद्धारक है, मूलतः मेवाड़ का उद्धारक है वो भामाशाह, वही भामाशाह जिसने महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की उन परिस्थितियों में सहायता की थी जब उनके हाथ कुछ नहीं था। बात करते हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया के आगे की। ठीक है, राणा हमीर सिंह सिसोदिया के आगे की बात करें तो इनके बाद राणा खेता नया शासक बना। वो राणा खेता जिसने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी, ऐसे अच्छे काम भी किए और काफ़ी सराहनीय मेवाड़ का काम करवाया। ठीक है, बात करते हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया के बाद राणा खेता की, सॉरी लाखा नहीं है, खेता है, राणा खेता जिसे क्षेत्र सिंह भी कहते हैं। ठीक है, राणा खेता का शासनकाल बताया जाता है 1364 से 1352। ठीक है भाई साहब, अब देखो राणा खेता के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताता हूँ जिनको लेकर जनश्रुतियाँ भी और कई शिलालेखों में ऐसा मिलता भी है कि राणा खेता ने अपने खातिन जाति की एक दासी थी जिसका नाम था कर्मा, उसके साथ संबंध बनाया और उससे 2 पुत्र पैदा हुए। खातिन जाति की एक दासी थी जिसका नाम था कर्मा और इसने यानी कि राणा खेता ने 2 पुत्र पैदा किए जिनका नाम था चाचा और मेरा। तेरा मेरा चाचा नहीं है भाई साहब, चाचा और मेरा 2 अलग अलग पुत्र। इन दोनों व्यक्तियों ने इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि इन्होंने क्या भूमिका निभाई। ठीक है, बात करते हैं इनसे आगे की। ठीक है, तो राणा खेता की अगर अपन युद्धों की बात करें तो राणा खेता ने बहुत ही बढ़िया काम किया था कि मालवा का एक शासक हुआ करता था दिलावर खान गोरी, उसको युद्ध में इतना बुरी तरीके से पीटा भाई साहब, पूछो मत। यानी कि अगर अपन यूं कहें या ये कहना गलत नहीं होगा कि मालवा और मेवाड़ का जो संघर्ष था उसका सूत्रपात राणा खेता ने किया। यानी कि राणा खेता ने मेवाड़ और मालवा के संघर्षों को एक यूं कहें कि एक उन्होंने मतलब सूत्रपात कर दिया या जन्म दे दिया, मालवा और मेवाड़ के बीच में संघर्षों को जन्म दे दिया। ठीक है, और उसी के चलते राणा खेता ने देखो, पहली बात तो राणा खेता ने अपनी खातिन जाति की दासी से 2 पुत्र पैदा किए और वो पुत्र
इसके पोते का कत्ल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। यानी कि राणा खेता का बेटा, उसका बेटा मोकल, यानी कि राणा खेता का पोता मोकल, उस मोकल की हत्या करेंगे भाई साहब चाचा और मेरा। और वो भी एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि महपा पवार नाम का एक ऐसा व्यक्ति जिसके कहने पर चाचा और मेरा नहीं, यानी कि इसके चाचा ने, मोकल के चाचा ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है। राणा खेता के बाद में कातिल जाति से उसे 2 पुत्र पैदा हो गए और उन्होंने ये कर दिया। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें उसके युद्ध की, तो युद्ध में मैंने बताया था कि मालवा और मेवाड़ के बीच में जो संघर्ष पैदा हुए थे उनका कारण राणा खेता ही था। ठीक है। अब उन युद्धों के चलते राणा खेता ने कई सारे ऐसे क्षेत्र जीत लिए थे, जिनमें अजमेर, जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, और भीलवाड़ा और 56 का मैदान। ये मुख्यतः उन्होंने क्षेत्र जीत लिए थे भाई साहब राणा खेता ने। ठीक है। इसके बाद की अगर अपन राणा खेता की बात करें तो राणा खेता का अब यूँ मान के चलो जीवन समाप्त हो चुका है, और राणा खेता 1382 में हाड़ा चौहानों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। यानी कि हाड़ौती के हाड़ा चौहान, बूंदी 1382 में बूंदी के चौहान राजा लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में मारा गया। यानी कि ये भी मारा गया और ये भी मारा गया, और राणा खेता का खेल खत्म हो गया उसी खेत में। यानी कि 1382 में बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ लड़ते हुए मारे गए राणा खेता। अब राणा खेता के बाद में अगर अपन आगे की बात करें तो राणा खेता के बाद एक ऐसा शासक आया जिसकी चर्चा भी काफ़ी सुर्खियों में रहती है, यानी कि राणा लाखा, जो कि मस्त आदमी था। यूँ कहें कि किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि राणा लाखा, तो राणा लाखा, इसका एक नाम और मिलता है लक्ष्य सिंह, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राणा लक्ष्य सिंह। अब इसका शासनकाल अपन यूँ देकर 1382 से लेकर 1421 तक था। ठीक है। राणा खेता और राणा लाखा का पिता था राणा खेता। ठीक है। राणा लाखा का शासनकाल इतना उज्जवल था उसके जीवन में, और उसकी जो सल्तनत थी बहुत बढ़िया थी। यानी कि उसका टाइमिंग था ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। पहली बात तो अपन इसकी टाइमिंग की बात करें तो इसी के शासनकाल में पहली बात नोट करके लिखना कि इसी के शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली भाई साहब, चांदी की खान। तो कॉमन सी बात है, किसी के राज्य में चांदी की खान निकल जाए या चांदी ही चांदी हो जाए तो उसका राज्य तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। यानी कि अगर अधिक धन संपदा होगी तो अधिक सेना रख पाएगा, और अधिक सेना रख पाएगा तो उसका अधिक से अच्छा ख्याल रख पाएगा, और अच्छा ख्याल रखेगा तो उसकी सल्तनत और अधिक बढ़ेगी, और वो अपने आप में एक पावरफुल मैन बन जाएगा। कौन? राणा लाखा। अब राणा लाखा के शासनकाल की दूसरी बात करें, यह भी नोट करने वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपने सुना होगा या आप सुनेंगे, जैसे हम उदयपुर पर जो, या फिर अपनी यूं कहे चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण होगा 1559 में, तब ऐसा बताया जाता है कि उदय सिंह के साथ डोडिया ठाकुर सांडा जी भी उस युद्ध में काम आए थे। तो उन डोडियों को शरण दी थी भाई साहब राणा लाखा ने। उन्हीं डोडियों के एक विशेष, अपन यूं कहें विशेष व्यक्ति विशेष की अगर अपन बात करें तो राघव, या अपन सॉरी राघव नहीं है, धवल डोडिया थे, जिनको राणा लाखा ने शरण दी थी भाई साहब, और अपनी एक जागीर देकर, यानी कि मसूदा नाम की एक जागीर देकर उन्हें अपना जागीरदार बनाया भाई साहब। ऐसे थे महाराणा लाखा। अब लाखा के समय काल की अगर अपन तीसरी बात करें, यह भी नोट करने वाली बात है। देखो जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनके दरबार में संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे। वो कौन कौन थे उनके नाम देख लो। पहला था धनेश्वर भट्ट, और दूसरा था झोटिंग भट्ट, भाई साहब ये दोनों इतने फंकार आदमी थे ना, बस पूछो मत, संस्कृत के विद्वान थे। अब भाई साहब बात होगी इसकी मेन कहानी खत्म। कहानी वैसे खत्म नहीं है भाई साहब। चौथा पॉइंट इसमें, अब अगर अपन यूं देखें, राणा लाखा ने 1303 में जो आक्रमण हुआ था एके का, उसमें जो इमारतें टूटी थी ना, उनका जीर्णोद्धार करवाया राणा लाखा ने। ठीक है, इसके बाद की अगर अपन बात करते हैं राणा लाखा के समय में, पहली बात तो उसके समय काल में एक पिछुमार नामक बंजारा आया भाई साहब, और उस महल के पीछे थोड़ी जगह पड़ी है, तो उस स्थान पर पिछुमार नामक बंजारा रहा काफ़ी दिनों तक। तो उस जगह पर पानी ना होने के कारण उसके जो बेल थे वो प्यास के मारे पिछुमार बंजारे की बेल मर गए। उन बेलों की स्मृति में, यानी कि उन बेलों की याद में पिछुमार बंजारे ने राणा लाखा से उसी स्थान पर पिछोला झील का निर्माण करवाया गया भाई साहब। पिछोला झील का निर्माण, आहा क्या बात है, पिछोला झील का निर्माण। ठीक है, पिछ इसके नाम से और ला इसके नाम से पिछोला, दोनों का नाम मिलाकर पिछोला बना, और पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। अब इसी झील की अगर अपन बात करें तो इस झील में एक तो जग मंदिर है, ठीक है, और एक जग निवास। जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था कर्ण सिंह ने, ठीक है, और उसे पूरा करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। बात करते हैं जग निवास की, तो जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने कंप्लीट करवाया था। कंप्लीट ये पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास के स्थान पर आज एक शानदार होटल का संचालन हो रहा है। और जग मंदिर तो आपको पता ही है, जग मंदिर तो जग मंदिर ही है, ठीक है। झील हो गई, और इस झील से संबंधित एक तथ्य और रह गया कि पिछोला झील
ऐसा बताया जाता है कि उस बंजारे के बाद एक नटनी नामक, या पर अपन यूँ कहे बीजरी नामक स्थान पर ऐसा हुआ था। बीजरी जगह का नाम है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक करतब दिखाने वाला आया। एक छोटी बच्ची थी, लड़की थी, ऐसा बताया जाता है, जनश्रुति है कि एक छोटी बच्ची थी जो कहने लगी महाराज को कि राणा जी, मैं जो ये आपकी झील है, पिछोला झील है, इसमें दोनों तरफ खंबे गाड़ के और एक रस्सी बांध के, और रस्सी पे इस पार से इस पार आ सकती हूँ। राणा जी को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे मेरा आधा मेवाड़ दे दूंगा। तो जैसे ही उस बालिका ने यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां तक पहुंची, तब तक राणा के जो सरदार थे उनका अंदर से ऐसे करने लगा, भाई साहब कांपने लगे, ये तो गलत हो रहा है। तो ऐसा करा, उन्होंने इस रस्सी को काट दिया और उस जो बच्ची थी जिसका नाम था नटनी गलकी, उस बच्ची का इस झील में गिरकर, या इस झील में गिरने के बाद वो जल में समा गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो राणा लाखा और सरदारों ने सोचा कि इसकी तो मृत्यु हो गई, अब ये यहाँ भूत प्रेत बनकर घूमेगी। तो यहाँ इस बीजरी नामक स्थान पर उन्होंने नटनी गलकी का एक चबूतरा बनवाया। भाई साहब, उसका एक चबूतरा बनवाया, उसे कहते हैं नटनी गलकी का चबूतरा, जो कि पिछोला झील में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है, भाई साहब इतना हो गया, अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा राणा लाखा के विवाह की बात करने को, क्योंकि राणा लाखा का विवाह उस अवस्था में होता है जिस अवस्था में लोग विवाह का सोच भी नहीं सकते, यानी कि बुढ़ापे में राणा लाखा का विवाह होता है। भाई साहब क्या बात है, राणा लाखा, हाँ, इसकी तो किस्मत इतनी भयंकर, क्या बात है। बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ का शासक हुआ करता था राव चूड़ा, और उसकी पत्नी हुआ करती थी किशोरी देवी। देखो भाई साहब, किशोरी देवी का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता देता हूँ कि किशोरी देवी मंडोर की थी, और मंडोर पर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। लेकिन उसी मंडोर पर प्रतिहारों को परास्त करके तुर्कों ने वहां पर अधिकार कर लिया। तो राव चूड़ा ने प्रतिहारों के साथ मिलकर मंडोर से तुर्कों को खदेड़ दिया, यानी कि भगा दिया। और ऐसा करने के पश्चात जैसे ही प्रतिहारों को वापस अपना मंडोर मिला, तो राव चूड़ा के साथ उनकी पुत्री यानी कि प्रतिहारों की राजकुमारी किशोरी देवी का विवाह कर दिया राव चूड़ा के साथ। ठीक है, और जो मंडोर था ये राव चूड़ा को दे दिया दहेज में। भाई साहब, मंडोर जो है वो मारवाड़ की तीसरी राजधानी है। ठीक है, और जोधपुर चौथी राजधानी। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि मारवाड़ की तीसरी राजधानी कौन है? मंडोर, और जोधपुर है चौथी राजधानी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि किशोरी देवी और राव चूड़ा का एक पुत्र हुआ करता था, या हुआ, जिसका नाम था राव कान्हा। ठीक है, और राव चूड़ा के एक पुत्र और एक पुत्री और हुआ करती थी, जिसका नाम था राव रणमल और हंसाबाई। देखो, हर व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा होता है जैसा इसके साथ हुआ,
कि राव चूड़ा अधिक प्रेम करते थे भाई साहब किशोरी देवी से, जबकि बड़ा पुत्र था राव रणमल। इसके बावजूद किशोरी देवी के चक्कर में इन्होंने राव कान्हा को घोषित कर दिया उत्तराधिकारी और राव रणमल और हंसाबाई को निकाल दिया मारवाड़ से। राव रणमल और हंसाबाई को मारवाड़ से निकालने के पश्चात राव रणमल और हंसाबाई पहुंचे मेवाड़, और मेवाड़ में जाने के पश्चात मेवाड़ में उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि राणा लाखा का एक बड़ा पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था चूड़ा सिसोदिया, और एक इसका भाई हुआ करता था जिसका नाम था राघवदेव। ठीक है, तो राव रणमल जो था वो हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव लेकर या विवाह का नारियल लेकर पहुंचा मेवाड़ के दरबार में, और दरबार में बैठे थे राणा लाखा। हालांकि राव रणमल विवाह का प्रस्ताव लेकर गया था उनके पुत्र चुंडा सिसोदिया के लिए, लेकिन वो वहां नहीं थे। उस वक्त राणा लाखा महल में मौजूद थे। तो जैसे ही राव रणमल वहां पहुंचा और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव सामने रखा, तो राणा लाखा हंसकर बोलते हैं, भाई हमारे तो भाग्य खुल गई, हमें इस अवस्था में हमसे कौन विवाह करेगा या हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव कौन लाएगा। तो राव रणमल ने कहा, महाराज ये प्रस्ताव आपके लिए नहीं है, ये आपके बड़े पुत्र चुंडा सिसोदिया के लिए। तो देखो चुंडा था ना, उसे मेवाड़ में पितृभक्त कहते थे भाई साहब, पितृभक्त। क्या कहते थे? पितृभक्त। पिता का आदेश सर आंखों पर। तो चूड़ा ने सोचा कि यार पिता की इच्छा तो है विवाह करने की, तो क्यों ना हम इन्हीं से कर देते। और राव रणमल से आकर बोलता है कि आपने जब पहले ही मेरे पिता को नारियल दे दिया है तो विवाह उन्हीं से होगा। लेकिन अब राव रणमल क्या कहता है कि मैं विवाह तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? राव रणमल ने अपनी शर्त रखी कि हंसाबाई और राणा लाखा यानी कि आपके पिता चुंडा के पिता, चुंडा के सामने शर्त रख रहा है कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र पैदा होता है वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो चुंडा ने उस वक्त मेवाड़ त्यागने का या मेवाड़ की गद्दी त्यागने का फैसला किया। इसे उसी वक्त से भीष्म, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म, चुंडा सिसोदिया। अब आप यूं कहेंगी कि भीष्म कौन था? तो भीष्म वो व्यक्ति था जो कि अपने पिता शांतनु नहीं था, भीष्म की माता गंगा और उनके पिता किसी और लड़की से प्रेम करने लग गए थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपना अधिकार राज्य पर व्यक्त नहीं करूंगा, यानी कि मैं कभी भी राज्य नहीं करूंगा, मैं जो इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा। तो चुंडा ने भी उसी प्रकार मेवाड़ के भीष्म पितामह देवव्रत जिसका नाम था, उसी की तरह कार्य किया और मेवाड़ का भीष्म बन गया। इन दोनों का विवाह हो गया भाई साहब। विवाह होने के उपरांत ठीक 13 महीने बाद, 13 या 14 महीने बाद मोक्कल नामक पुत्र पैदा हुआ। तो राणा लाखा ने इस उदारता को देखकर इसे चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर, उदयपुर
का जागीरदार बना दिया और चुंडा को पहला संरक्षक बना दिया मोकल का, जबकि दूसरा संरक्षक बना था राव रणमल। ये पूरी कहानी है राणा लाखा की। ठीक है, राणा लाखा का विवाह हो गया, उसका एक पुत्र पैदा हुआ राणा मोकल, जो कि इसके पश्चात मेवाड़ का राणा बनेगा। और कई सारी ऐसी स्थितियां आएगी जब इस मोकल को, मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि राणा मोकल की हत्या करेंगे कौन, इसके पिता के पुत्र यानी कि इसके चाचा और मेरा महपा पवार के कहने पर राणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। और उसके पश्चात आगे क्या होता है वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। यहीं पर राणा लाखा का इतिहास ख़त्म होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगी हो क्लास तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।